हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेक्चर 15 करने वाले हैं स्थिर विद्युत का। और आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम लोग विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन और कुछ भी टॉपिक पढ़ेंगे छोटा छोटा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। क्या पढ़ेंगे? सतत आवेश वितरण। फिर जो सेकेंड टॉपिक होगा वो होगा हम लोग का क्षेत्रफल सदिश। तीसरा होगा विद्युत फ्लक्स और चौथा होगा क्या? गॉस का प्रमेय। ये चार टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत ही आसान है, तो ध्यान से देखना। तो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखो। तो हम लोग का पहला टॉपिक है सतत आवेश वितरण। क्या है? सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझते हैं कि सतत आवेश वितरण होता है क्या, जरा समझना। जैसे मान लो कोई भी वस्तु का बात करते हैं, जनरली वस्तु तीन तरह का होता है। ठीक है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। कितना तरह का होता है? तीन तरह का। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एक विमीय किसको कहते हैं? जिसके पास सिर्फ एक ही विमा, यानी जैसे सिर्फ एक्स एक्स। जैसे मान लो कोई धागा ले लो या कोई तार ले लो, उसका सिर्फ क्या है? लंबाई। क्या है? लंबाई। तो उसको कहते हैं एक विमीय। जैसे आप कोई पेज ले लीजिए, कागज का एक पेज ले लीजिए, तो बोलो वो क्या है? द्विविमीय, क्योंकि उसके पास लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई क्या है? लगभग ना के बराबर, वो हो गया द्विविमीय। और कोई भी, जैसे मान लो लकड़ी का एक ब्लॉक है, ठीक है, या कोई एक गोला है या कोई बेलन है, तो वो हो गया त्रिविमीय। क्या हो गया? त्रिविमीय। तो याद रखिएगा, तीन तरह का क्या होता है? वस्तु होता है। तो उसमें कैसे बढ़ सकता है, जरा समझिए। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये कोई तार है, इस तार पर आवेश एक समान रूप से अगर ऐसे क्या कर दें? फैला दें, इस पर क्या कर दें? बांट दें। तो बोलो क्या यहाँ पर लगातार यानी सतत लगातार आवेश का वितरण किया गया है कि नहीं? तो इसी कहते हैं सतत आवेश वितरण। तो यहाँ पर कैसे किया गया? एक रेखा में। किसमें? एक रेखा में। इसलिए इसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण, या फिर रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन मान लो यही, अगर मान लो कोई क्या है, एक ऐसा वस्तु है जो द्विविमीय है, जैसे मान लो कोई सतह, ठीक है, जैसे ध्यान से देखो, लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये द्विविमीय है। इसमें अगर आवेश एक समान रूप से ऐसे करके पूरे में एक समान रूप से अगर हम बांट दें, ठीक है, एक समान रूप से, तो इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रफल आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल, क्योंकि पूरे क्षेत्रफल में बटा। लेकिन यही मान लो अगर क्या है, कोई त्रिविमीय वस्तु है, दिख रहा है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, ये त्रिविमीय है। इसमें अगर आवेश को एक समान रूप से इस तरह करके इसमें फैला दें, ठीक है, क्या कर रहे हैं? आवेश को एक समान रूप से इसमें फैला दिया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? आयतन आवेश घनत्व, क्योंकि इसके पूरे आयतन में बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा, जो सतत आवेश वितरण होता है वो तीन तरीका से हो सकता है। एक रेखा में, एक सतह पर यानी क्षेत्रफल में, और आयतन में। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके समझते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो हम लोग पहले वाला जो देख रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, तो फर्स्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। हम लोग का पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। रेखीय आवेश वितरण। क्या है? रेखीय आवेश वितरण, या फिर बोले तो रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो ध्यान से देखो, रेखीय आवेश घनत्व होता है कैसे, ध्यान समझना। जैसे मान लो ये कोई एक तार है, ये क्या है? तार। इस तार की लंबाई कितनी है? L। ठीक है, और इस तार पर जो आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, एक समान रूप से फैला हुआ आवेश कितना है? Q, है ना। तो जरा ध्यान से समझना, तो इस तार में जो फैला गया आवेश, यानी आवेश और इसका लंबाई, तो इसको बोलते हैं आवेश प्रति इकाई लंबाई। तो याद रखिए, आवेश प्रति इकाई लंबाई को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको सूचित किससे करते हैं? लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। तो सिंपल सा हो गया, क्या बोलेंगे? आवेश प्रति इकाई लंबाई, यानी जो आवेश है बटे उसकी क्या? लंबाई। तो कहते हैं क्या? आवेश प्रति इकाई लंबाई को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, जिसको सूचित किससे करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, और इसका अगर मात्रक का बात करें, SI मात्रक, तो देखो आवेश का मात्रक क्या है? वो कूलम, और लंबाई का मीटर, तो क्या इसको लिख सकते हैं? कूलम प्रति मीटर। तो याद रखिए, इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम प्रति मीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं।
तो सेकंड जो है वो है क्षेत्रफल आवेश घनत्व। क्या है? क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तो देखो क्षेत्रफल आवेश घनत्व कैसे होता है, ध्यान समझिए। मान लो ये कोई एक पृष्ठ है, ये क्या है? पृष्ठ, ठीक है, यानी कोई जैसे कागज वगैरह का पेज जिसको प्लेन कह सकते हैं, एक पृष्ठ है। और इस पृष्ठ पर जो आवेश है वो एक समान रूप से इस तरह करके इस पर क्या है? फैला हुआ। यह आवेश है एक समान रूप से। ठीक है, इसमें कुल आवेश कितना है? Q, और इस पूरे सतह का क्षेत्रफल कितना है? A। तो बोलते हैं इस सतह पर उपस्थित आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी यहाँ लंबाई क्या हो जाएगा? A मतलब एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो क्या बोलेंगे? आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल आवेश घनत्व। इसको सूचित किससे करते हैं वो? तो सूचित करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा क्या हो गया? आवेश। याद रखिए, सतह पर जो उपस्थित होगा आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो, तुम लोग कहते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व को सूचित करते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बाय। मात्रक का बात करें तो आवेश का मात्रक है कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये था सेकंड, जो कि बहुत ही आसानी से हो गया। यानी समझ जाइए कि अगर आवेश कहां पर बटा हो? सतह पर कोई क्षेत्रफल पर, तो उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल आवेश घनत्व। अब थर्ड देखते हैं। तो तीसरा टॉपिक है हम लोग का क्या? जरा ध्यान से देखिए, आयतन आवेश घनत्व। क्या है? आयतन। अब जैसे मान लो कोई एक त्रिविमीय वस्तु, जैसे कोई गोला हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, ये सब क्या है? त्रिविमीय। चलिए यहाँ पर हम एक घन बना रहे हैं। देखो, तो क्या इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों है, तो ये त्रिविमीय हो गया। और इसका आयतन कितना है? V है। कितना है? V। अब जरा समझा, मान लो इसमें आवेश जो है एक समान रूप से पूरे में आवेश क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, तो मान लो इसमें आवेश कितना है? Q। कितना है वो? Q। तो याद रखिए, इस पूरे जो है, ये जो घन है यानी त्रिविमीय वस्तु है, इसका आयतन भी है और इसमें पूरे में आवेश कितना है? Q। तो बोलते हैं इसमें उपस्थित आवेश प्रति इकाई आयतन। ठीक है, आवेश प्रति इकाई आयतन को हम क्या करते हैं? आयतन आवेश घनत्व। इसको सूचित किससे करते हैं? रो से। किससे? रो से। और इसका ऐसा ही मात्रक का बात करें तो आवेश का हो गया कूलम और आयतन का क्या होता है वो? मीटर क्यूब। तो बोलो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सिंपल सा था क्या हमारा सतत आवेश वितरण, जो 3 तरह का होता था, जो कि आप समझ गए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई रेखा पर आवेश एक समान रूप से फैला रहा है तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। किसी सतह पर रहा है तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व। और किसी आयतन में, गोला वगैरह में पूरा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो ये था बहुत ही आसान सा चीज, जो कि क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं, बस ये सब फॉर्मूला याद रखना है कि जैसे रो बराबर होता है क्या? Q बाय V। ये आपको आगे काम में आएगा। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा वीडियो से। अब समझिए जरा ध्यान से हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो अब जो बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका? क्षेत्रफल सदिश। किसका? क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ जो क्षेत्रफल सदिश, आखिर क्या होता है क्षेत्रफल सदिश? तो समझो, क्षेत्रफल तो समझ गए, कोई भी सतह जैसे उसका कुछ एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। और सदिश, सदिश मतलब क्या? जो जिसका क्या हो? दिशा हो। ठीक है, वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये कोई सतह है, तो इस सतह का क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, उसकी दिशा भी होती है। तो दिशा कैसे होगा? तो ये जो तल है इसका, इसको क्या कहते हैं? तल। तो ये तल के हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा। तल के क्या होगा? लंबवत। अगर मान लो ऐसे रहता, इस तरह करके रहता, तो ये इधर होता। क्लियर है? अगर तल, अगर हम इसको मानते हैं इसका ऐसे होता, तल अगर इसको मानेंगे तो इसका लंबवत होगा। ठीक, समझिए, जैसे मान लो ये बोर्ड जो है ये इस तरह है,
तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, इसके लंबवत होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वैसी सदिश जो हमेशा तल के लंबवत होती है, वैसी सदिश जो हमेशा तल के लंबवत होती है एवं क्षेत्रफल के दिशा को दर्शाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। क्लियर है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल सदिश कैसा होता है, तो ध्यान से देखो। तो जैसे मान लो बाबू ये कोई हम क्या लिए, एक प्लेन लिए, ठीक, ऐसे, तो बोलो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऐसे ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि हम बताया कि ये हमेशा तल के क्या होगा, लंबवत होगा। देख रहे हो, तो ये तो था समतल था, जरा समझना, समतल रहेगा तो अगर हम इतना छोटा सा भाग का क्षेत्रफल सदिश निकाले तो इधर निकलेगा, इतना निकाले तो इधर निकलेगा, इसका निकाले तो इधर निकलेगा, तो हम पूरे का बोल सकते हैं इधर। लेकिन इमेजिन करो ये क्या है, बेलनाकार, मान लो एक बंद सतह बेलनाकार, जिस समझना, इमेजिन करो ये क्या है, एक बेलनाकार सतह। तो जरा ध्यान से समझना, इस जगह अगर हम दिशा निकाले तो इसका दिशा इधर होगा क्योंकि तल के लंबवत। अगर हम इस बिंदु पर निकाले तो इधर होगा, इस बिंदु पर इधर होगा, इस बिंदु पर इधर होगा। देख रहे हो हर जगह दिशा बदल रहा है। तो क्या बंद सतह का हम पूरे का दिशा बोल सकते हैं कि इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर एक बिंदु पर दिशा अलग अलग मिल रहा है। उसी तरह मान लो अगर कोई गोला है, जैसे मान लो ये क्या है, गोला, ठीक है, तो यहां पर अगर इस जगह निकालेंगे क्षेत्रफल सदिश इधर होगा क्योंकि इसके लंबवत, इस जगह निकालेंगे तो इधर होगा क्योंकि यहाँ लंबवत ऐसे होगा, इस जगह निकालेंगे तो इधर होगा। देख रहे हो, तो देखो हर जगह क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसीलिए जब भी गोला, बेलन वगैरह इस तरह कोई बंद सतह आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके पूरे सतह का हम क्षेत्रफल का दिशा नहीं बता सकते, हम छोटा सा पार्ट का करते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ बोलते बताओ ये जो हम छोटा सा पार्ट लिए हैं इसका दिशा किधर होगा, तो इधर होगा, तो ये हो गया क्या, डी ए वेक्टर। ना इसको ए वेक्टर इसलिए क्योंकि पूरे क्षेत्रफल ले रहे थे, और यहाँ पूरा तो ले नहीं रहे, सिर्फ इतना छोटा ले रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, डी ए वेक्टर। क्लियर है, तो समझो क्या सीखा है। जैसे मान लो ये कोई बंद सतह है जैसे गोला वगैरह, तो हम इस जगह अगर हम इसका दिशा निकाले तो किधर होगा, इधर होगा। ये हो गया क्या, डी ए वेक्टर। तो याद रखना अगर कोई समतल सतह होगा, कैसा होगा, समतल, समतल सतह या समतल पृष्ठ होगा तो उस पूरे सतह का हम क्या दे सकते हैं, एक बार में दिशा दे सकते हैं, वो पूरे का क्षेत्रफल सदिश हो गया। लेकिन अगर कोई बंद सतह आ जाए तो हम पूरे का नहीं निकाल सकते, तब याद रखिए छोटा सा पार्ट का निकालेंगे हम लोग। किसका निकालेंगे, छोटा सा पार्ट। छोटा सा पार्ट लगा इसलिए लिखे डी ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश, डी लगा दिए हमने, बहुत छोटा सा पार्ट। क्लियर है, तो याद रहेगा। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ये हमेशा तल के लंबवत होता है, ये किसके, तल के क्षेत्रफल की दिशा बताता है। क्लियर है, तो याद रखिए क्या है, क्षेत्रफल सदिश। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। देखिए हम लोग का हेडिंग क्या है, विद्युत फ्लक्स। क्या है, विद्युत फ्लक्स। अब समझो जरा सा ध्यान से ये क्या होता है, बहुत ही आसान है। और अब जो पढ़ाना शुरू किए सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विद्युत फ्लक्स भी एग्जाम में पूछेगा और गॉस का प्रमेय जो पढ़ाएंगे वो भी पूछेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है जरा समझना ध्यान से, बहुत ही आसान है। याद करो आप पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र रेखा, याद करो कोई भी आवेश रहेगा तो उसके सतह से क्या निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। तो मान लो ये कोई तल है, इमेजिन करो ये क्या है, एक तल है, ठीक है, ये कहीं पर स्थित है और इस तल से होकर के ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखा इससे क्या हो रहा है, घुस के इससे निकल रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या इस तल से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार हुआ, बताओ इस तल से होकर के कितना विद्युत क्षेत्र रेखा पार हुआ। तो बोलिएगा सर 1 2 3, तो जी हाँ इसका 3 क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स। इमेजिन करो अब कितना पास हुआ, तो बोलिएगा सर 4, तो इसका विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 4। बताओ अब कितना हुआ, तो भी 4। क्यों, क्योंकि पास तो यही 4 हो रहा है, तो बाहर से निकल जा रहा, तो ये फ्लक्स के रूप में गिनती नहीं होगी, गिनती को किसका होगा, सिर्फ इसका। यानी सिंपल सा किसी तल से होकर, किसके, किसी तल से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की जो संख्या होती है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। याद रखिए किसी तल से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन, आ रहा समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। देखिए हम लोग का हेडिंग क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, बहुत ही आसान है। और अब जो पढ़ाना शुरू किए सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विद्युत फ्लक्स भी एग्जाम में पूछेगा और गॉस का प्रमेय जो पढ़ाएंगे वो भी पूछेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं,
तो सिंपल सा अगर कोई पूछ दे विद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्या बोलोगे? किसी तल से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, जनरली ये पास कैसे होना चाहिए? तल के लंबवत। कैसे होना चाहिए? तल के लंबवत। तो हम इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह बोल सकते हैं, किसी तल के लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स समझ गए? सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, किसी तल से होकर जितना भी विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या गुजरेगा उसी संख्या को हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। ये तो था डेफिनेशन। क्या था? डेफिनेशन। लेकिन अब चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा तो दिखेगा नहीं। ऐसा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमको दिखेगा, ऐसे करके गिन लेंगे। क्यों? बताया था हम आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखा दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं होती। कैसी होती? काल्पनिक। इसीलिए ऐसे तो हम गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि दिखता तो भले हम गिन पाते। तो इसीलिए इसके फॉर्मूला सिखा रहे हैं कैसे इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहला, फर्स्ट, समतल पृष्ठ। कौन पृष्ठ? समतल पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। ठीक है, समतल पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, यानी फर्स्ट वाला जो निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं? समतल पृष्ठ के लिए, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, मान लो ये क्या है? एक समतल पृष्ठ। ठीक है, और ये जहां पर स्थित है, जहां पर रखा हुआ, वहां पर विद्युत क्षेत्र का भी कुछ मान होगा। तो ये मान लो इधर से इधर ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र कितना है? ई वेक्टर। और चूंकि देखो जरा सा ध्यान से, तल कैसे रखा है? ऐसे। तो इसका क्षेत्रफल सदिश हम बताए थे, तल के हमेशा ऐसे लंबवत होता है। इसका क्षेत्रफल सदिश हम बोल सकते हैं ऐसे होगा, ये ए वेक्टर, तल के क्या? लंबवत। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा, मान लो कितना बन रहा? थीटा। कितना बन रहा? थीटा। यानी सिंपल से एक कोई तल रखा हुआ है कहीं पर भी, कोई कहीं पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, वहीं पर तल रखा हुआ है, ऐसे पास हो रहा है, और तल ऐसे रखा है, ऐसे रखा, कुछ किसी तरह भी रख सकते हो। तो यहाँ पर अभी ऐसे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण बन रहा? थीटा। तो यहां पर अगर फ्लक्स निकालना है तो विद्युत फ्लक्स को सूचित करते हैं फाई से, और इसका फॉर्मूला सीधा सा होगा, विद्युत क्षेत्र कितना है? ई वेक्टर डॉट कर देना किससे? क्षेत्रफल सदिश। इसका एक दूसरा डेफिनेशन कुछ इस तरह भी होता है, आप पढ़िएगा बुक में। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणन को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक तो सिंपल बताया था, जितना विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या गुजरेगा उसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। और एक यहाँ फॉर्मूलास भी डेफिनेशन होता है, क्या? विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणन को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये कौन गुणन है? बिंदु गुणन है या फिर वज्र गुणन है? तो आप बोलिएगा सर बिंदु गुणन है। तो याद करो, क्लास 11 में जब वेक्टर पढ़ाए थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। याद है? तो उसी तरह बताओ क्या होगा? ई ए क्या? कॉस थीटा, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, उसी तरह ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया आपका? विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। लेकिन याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग को तब लगाना है जब कौन हो? समतल पृष्ठ हो। कौन हो? समतल। अब दूसरा नंबर, बंद पृष्ठ। कौन पृष्ठ? बंद। बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। ठीक है, बंद पृष्ठ। जैसे मान लो अब ये कोई गोला है, क्या है? गोला। तो गोला क्या बंद पृष्ठ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताओ, गोला क्या है? बंद पृष्ठ है। अभी तुरंत सीखे थे। तो बताओ, क्या यहाँ पर जो है, जो बताओ जरा सा, मान लो इसके अंदर एक आवेश रखा है Q, तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया इधर ई वेक्टर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर हो गया? इधर हो गया कितना? ई वेक्टर। ठीक है,
अब बताओ क्या यहाँ पर अगर हम दिशा निकालें इस पूरे पृष्ठ का, तो बताओ क्या हम पूरे का निकाल सकते हैं? बताओ नहीं। क्यों? हम तुरंत सिखाए थे समतल रहता है पूरे का दिशा एक ही तरफ होता है, ऐसे लंबवत कर लेते हैं। लेकिन बंद पृष्ठ होगा तो यहाँ दिशा इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, हर जगह अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा हम सतह लेंगे, छोटा सा, और उसका दिशा निकालेंगे। तो ये कितना हो गया बोलो, डी ए वेक्टर। तो यहां क्या करना होगा, यहां पूरे का जो विद्युत फ्लक्स एक बार में निकलेगा नहीं। तो हम सबसे पहले छोटा सा जो सतह लिए हैं जिसका क्षेत्रफल है डी ए वेक्टर, इसका हम निकाल लेंगे विद्युत फ्लक्स, उसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। तो अगर यहां पर विद्युत फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना है, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर कर लिए, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणन ले लिए। तो ये जो अभी फ्लक्स निकला ये सिर्फ छोटा सा निकला, हमको पूरा चाहिए। पूरा के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। पूरा के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन। लेकिन जरा ध्यान से देखो, जब कोई समतल पृष्ठ होता है तब क्या इंटीग्रेशन करने की जरूरत है? नहीं। तो इंटीग्रेशन कब जरूरत पड़ता है, जब कोई बंद पृष्ठ रहेगा तभी ना। तो इसीलिए देखिएगा बुक में ये एक सिंबल लगा हुआ है इंटीग्रेशन में, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। यानी यहां पर इंटीग्रेशन तभी करना है जब क्या हो, क्लोज सरफेस हो। क्लोज सरफेस यानी कोई बंद सतह हो, बेलन हो, है ना, वगैरह वगैरह, क्या हो, गोला हो, तो इसको बंद सतह जिससे हो तो उसमें करना है। तो इसीलिए याद रखिए यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि इंटीग्रेशन तभी करना है जब क्या हो, बंद सतह। तो इसीलिए विद्युत फ्लक्स बराबर हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, तो इसको लिख सकते हैं ई डी ए क्या, कॉस थीटा। तो ये हो गया बाबू फॉर्मूला, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर समतल पृष्ठ रहेगा तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना, लेकिन बंद पृष्ठ रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना। आसान सा चीज है, कुछ भी दम नहीं। तो ये तो हो गया आपका विद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, समझ में आ गया। तो विद्युत फ्लक्स क्या था, किसी तल से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या, उसको निकालते हैं इस तरह फॉर्मूला से, ठीक है। अब चलिए इसका मात्रक देखते हैं। क्या देखते हैं, मात्रक। तो ऐसा ही मात्रक निकालने के लिए चाहिए फॉर्मूला, चाहिए फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी एक मालूम करना चाहिए, मालूम रहना चाहिए, है ना। तो देखो, अब एक मीटर है, अब हम इसका ऐसा ही मात्रक वगैरह निकालेंगे। जरा ध्यान से देखो क्या निकाल रहे हैं, ऐसा ही मात्रक, देखना ध्यान से। तो फॉर्मूला ये है, तो ध्यान से देखो, यहां से मात्रक निकाल रहे हैं। बोलो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसका मात्रक याद करो होता क्या था, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता था, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का, इनटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है क्या, मीटर स्क्वायर। और बताओ cos थीटा तो कोई मात्रक होता नहीं है, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले न्यूटन, फिर मीटर स्क्वायर, फिर क्या, प्रति कूलम। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है। या ध्यान समझना, विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक हम पढ़ाए थे, क्या, वोल्ट प्रति मीटर। याद है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या, वोल्ट प्रति मीटर, इनटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और cos थीटा तो कोई मात्रक होता नहीं। तो इसको अगर इनटू करेंगे तो वोल्ट, बोलो m पर पावर -1 और m पर पावर +2, पावर जुड़ता है गुना में, -1 + 2 करेंगे क्या होगा, सिर्फ +1 यानी मीटर। तो इसका क्या हो गया, वोल्ट मीटर। या अब ध्यान से देखो, यहां से एक और मात्रक निकाल रहे हैं। बोलो न्यूटन है, बोलो न्यूटन को क्या लिखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कूलम है, कूलम को क्या लिखते हैं, वो एम्पियर सेकंड। लेकिन यहाँ प्रति कूलम है, तो यहाँ प्रति एम्पियर प्रति सेकंड, इनटू क्या, मीटर स्क्वायर। तो बोलो केजी मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, बोलो क्या हो गया, मीटर क्यूब। s पर पावर -2 -1 यानी -3, और a पर पावर -1। तो ये भी एक मात्रक हो गया, क्या हुआ, केजी मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स के ये तीन मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या वोल्ट मीटर, या केजी मीटर क्यूब प्रति सेकंड क्यूब प्रति एम्पियर, ठीक है। तो ये तो हो गया मात्रक। अब चलो इसका निकालते हैं क्या, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो देखो विमीय सूत्र इसका, केजी है, केजी क्या लिखते हैं, m, मीटर को क्या लिखते हैं l,
बोलो मीटर क्यूब यानी एल क्यूब, सेकेंड को क्या लिखेंगे टी पर पावर कितना -3, एक को जगह ए पर पावर -1। इसका विमीय सूत्र क्या है, ml क्यूब टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। आसान है। तो ये था आपका फॉर्मूला, ये हो गया मात्रक और ये हो गया विमीय सूत्र। और याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स जो है अदिश राशि, क्यों, क्योंकि ये सदिश है, ये भी सदिश है, इसका बिंदु गुणन होता था, आप पढ़े थे सदिश डॉट सदिश बराबर अदिश, तो इसीलिए देखो यहाँ वेक्टर नहीं लगा है, यानी ये अदिश राशि, इसका कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक संख्या है, इसका कोई दिशा नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए हम लोग विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, अब हम लोग का हेडिंग क्या है, गॉस प्रमेय। क्या है, गॉस प्रमेय, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस प्रमेय क्या है जरा समझिए। गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक नियम दिया था, एक बताया था, एक बहुत ही आसान सा चीज, तो उसे क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय। तो देखो क्या कहना है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले बताओ, अभी जैसे बंद सतह अगर कोई लेंगे और बंद सतह के संबंध अगर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे फाई, तो उसका फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस सी डी ए कॉस थीटा। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विद्युत क्षेत्र पता करना होगा, फिर क्षेत्रफल पता करना होगा, फिर कोण पता करना होगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तब फ्लक्स निकलेगा। यानी ये जो है बंद सतह के संबंध विद्युत फ्लक्स निकालने का जटिल तरीका है, थोड़ा मुश्किल है। तो इसी को आसान कर दिया किसने, गॉस ने। गॉस का क्या कहना था, सिंपल सा समझो, जैसे मान लो ये कोई बंद सतह है, ये क्या है बाबू, बंद सतह है, और इसके अंदर ये आवेश है, मान लो Q है, क्या है, Q। तो सोचो जरा सा, अगर आवेश है तो इधर से इस तरह करके विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, क्यों, जरा ध्यान से, मैंने ऐसे निकला, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बोलो क्या इस तरह करके विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा। तो जितना भी विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा उसी के संख्या को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो गॉस के कहना था किसी बंद सतह के संबंध अगर आप विद्युत फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, फाई निकालना चाह रहे हैं, तो आपको इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस सतह के अंदर क्या निकालना, फ्लक्स निकालना है, ठीक है, इस सतह के अंदर फ्लक्स निकालना है फाई। तो क्या करना है, इस सतह के अंदर देखेंगे कुल आवेश कितना, बोलो इस सतह के अंदर कुल आवेश कितना है, Q है, तो उस आवेश को लेंगे इनटू कर देंगे किससे, 1/ε0 से निकल जाएगा फ्लक्स। आसान है। यानी किसी बंद सतह के संबंध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो बोलो इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह कुछ करने की जरूरत पड़ा नहीं, सिर्फ देखो क्या किए, सिर्फ देखे बंद सतह के अंदर आवेश कितना है, कुल आवेश कितना दिया, Q था, ये Q इंटू कर दिए 1/ε0। क्लियर है। तो याद रखिएगा गॉस का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था, ठीक है। इसी कहते हैं क्या, गॉस प्रमेय। क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय। इसीलिए हम लोग का प्रमेय क्या कहता है, फिर समझो। तो इस प्रमेय का कहना है किसी बंद सतह के संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होती है। यानी फिर से अगर बात करें तो विद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर क्या, बंद सतह, कौन सतह, बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश इंटू 1/ε0। बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश इंटू 1/ε0, यानी फाई बराबर बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी कितना, Q इंटू 1/ε0। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, गॉस प्रमेय का, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा गॉस कैसे निकला करता है, गॉस का प्रमेय। देखो ध्यान से। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपको बोल दे, एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक बंद सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है। क्या उपस्थित है, विद्युत द्विध्रुव। तो उस बंद सतह के संबंध विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो देखना जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है, एक बंद सतह है,
इस बंद सतह के अंदर क्या है, वो एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, ये विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव का एक खासियत होता है, याद करो, आवेश दोनों का क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन प्रकृति क्या होता है, विपरीत। यानी माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू, यानी माइनस 10 कूलम तो ये प्लस 10 कूलम, ये माइनस 20 कूलम तो ये प्लस 20 कूलम। ठीक है, यानी एक विद्युत द्विध्रुव। तो इसके संबंध हमको क्या निकालना, फ्लक्स निकालना, यानी फाई। तो चलो गॉस का प्रमेय लगाते हैं। तो क्या कहना है, बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो चलो कुल आवेश लो, तो कुल आवेश यानी ये दोनों आवेश, दोनों को जोड़ो, बोलो कितना हो गया, माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू। ठीक है, इनटू क्या कर देना है, 1/ε0। तो जरा ध्यान से देखो, माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू करेंगे 0 इंटू 1/ε0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। सिंपल। यानी अगर कभी भी किसी बंद सतह के अंदर विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होगा तो उसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया आसान, एक एग्जांपल हो गया। अब चलो एक और लेते हैं। कभी कभी हमसे क्या करेगा, फिगर बना करके क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये एक सतह है, ये दूसरा सतह है, दो सतह है। इसके अंदर जो उपस्थित आवेश है ये है मान लो Q1 और यहां पर कितना है, Q2। ठीक है, और इस सतह का नाम क्या है, S1, और इस सतह का S2। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कभी कभी कि ये जो S1 सतह है और S2 सतह है, दोनों सतह के संबंध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो चलो मान लिए S1 सतह के संबंध विद्युत फ्लक्स हो गया φ1। तो φ1 कितना होगा, ध्यान समझना। तो फॉर्मूला ये है कि बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश इंटू 1/ε0। तो बताओ हम फ्लक्स किसका निकालना, φ1 यानी इस सतह के संबंध S1। तो बताओ S1 के अंदर आवेश के कौन है, Q1। कौन है आवेश, Q1 है या Q2 है या दोनों है। तब बोलिएगा सर इसके अंदर तो सिर्फ Q1 है, तो आवेश हो गया Q1 इंटू 1/ε0, हो गया इसका फ्लक्स। अब इस सतह का अगर फ्लक्स निकालना है यानी φ2 निकालना है, तो देखो इस सतह के अंदर उपस्थित आवेश कौन है, तो Q2 है, यही ना। तो जी नहीं, दोनों है, जरा ध्यान से देखना। इस सतह के अंदर ये भी आ गया, ये भी आ गया, पूरे तो इसके अंदर ही आ गया। इसलिए S2 के संबंध अगर फ्लक्स निकालना तो फॉर्मूला हो जाएगा Q1 प्लस Q2 यानी कुल आवेश दोनों को जोड़ दिए इंटू 1/ε0। आसान है। तो सिंपल से कुछ है ही नहीं गॉस का प्रमेय। जिस सतह के संबंध आपको फ्लक्स निकालने बोल देगा, हमको देखना है कुछ सतह के अंदर आवेश कितना, जितना भी आवेश रहेगा सबको ले लीजिएगा, इंटू कर दीजिएगा 1/ε0। तो ये था आपका गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हम गॉस का प्रमेय बताए, ठीक है, तो बहुत किसी के मन में होगा क्या सर ये जो आप बताए सब सही है सर, लेकिन सर इसको थोड़ा प्रूव कर दीजिए ना सर कि जो बोला था सही बोला था गॉस। तो इसीलिए अब हम लोग हेडिंग देखने वाले हैं गॉस प्रमेय का सत्यापन। क्या है, गॉस प्रमेय का सत्यापन, यानी गॉस प्रमेय को हम लोग प्रूव करेंगे अब। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बहुत ही आसानी से प्रूव कर देंगे इसको। तो मान लो, क्योंकि याद रखना गॉस प्रमेय हमेशा बंद सतह के लिए लगता है, किसके लिए, बंद सतह। तो मान लो ये क्या है, एक बंद गॉसियन सतह है। कौन सतह, गॉसियन सतह। इस सतह के अंदर जो आवेश है मान लो कितना है, Q है। तो बताओ जी, आवेश Q है, तो बताओ इस बिंदु P पर, यहां पर मान लो एक बिंदु P लिए, तो इस बिंदु P पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, यही वेक्टर। अब सोचो जरा सा, पूरा सतह है तो इसका हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे, तो हम क्या छोटा सा ही पार्ट का लेना होगा, क्योंकि ये बंद सतह है। हम बताए थे कभी भी बंद सतह होगा तो सिर्फ छोटा सा पार्ट लेंगे, तो इसीलिए क्या हो गया, dA वेक्टर। ठीक है, तो ये फिगर हो गया। हम क्या किए, आवेश लिए Q, इसको एक बंद गॉसियन सतह, गोलीय गॉसिय सतह के अंदर रख दिए, और गॉसिय सतह की त्रिज्या कितनी है, R है। ठीक है, ये हम मान लिए। अब चलो देखो प्रूव कर रहे हैं इसको बहुत ही आसानी से। तो देखना ध्यान से, अब बंद सतह के संबंध, कौन सतह, बंद सतह के संबंध
विद्युत फ्लक्स बंद सतह के संबद्ध विद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर, बोलो क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, यही था। तो हम क्या करेंगे, ये मेन फॉर्मूला था, इसी को सॉल्व करते चलेंगे, सॉल्व करते करते देखेंगे गॉस जो बताया था वहां तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले बताओ ये जो थीटा है किसके किसके बीच कौन है, ई और डी ए के बीच। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पर फिगर में, जिधर ई है उधर डी है, तो दोनों के बीच कितना कौन है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। तो यहां लिखेंगे, यहां ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के मध्य कौन 0 डिग्री है, कितना है वो 0 डिग्री है। तो देखो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा इधर कितना 0 डिग्री। अब देखना फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, बोलो कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब सोचो 1 से इंटू करेंगे तो में रह जाएगा, चलो ई को बाहर निकालो, ई बाहर हो गया, इंटीग्रेशन सिर्फ क्या डी ए, ठीक है। परंतु इंटीग्रेशन जब डीए का करेंगे तो याद करो सिंपल सा, इंटीग्रेशन जब डीएक्स का करते हैं तो एक्स होता है, डीएक्स का एक्स होता है। उसी तरह इंटीग्रेशन जब डीए करेंगे तो क्या होगा, ए होगा। तो बहुत किसी के मन में होगा सर यहाँ पर ये वाला जो चिन्ह लगा है, तो हम पहले ही बता दिए थे इसका मतलब है सिर्फ वंश होता है और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब डीए का किए तो ए निकला, ए मतलब क्या एरिया, एरिया मतलब क्या क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल, हम इसका लिए हैं तो इसी का पूरे क्षेत्रफल, यानी जो गॉसीय सतह है, गोलीय गॉसीय सतह, उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो याद करो ए मतलब हो गया क्या, गोलीय गॉसीय सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, गोलीय गॉसीय सतह का क्षेत्रफल। तो बोलो ए मतलब एरिया, तो किस तरह का गोला है, गोला का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे क्या 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए फाई इक्वल टू ई, बोलो इस पूरे का किए इंटीग्रेशन कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर, रख देंगे इक्वेशन 1। बोलो यहां तक किसी को तकलीफ नहीं। अब जो ई है, ई मतलब क्या है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये जो क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई, उसका पहले मान निकाल लेते हैं। तो देखो अब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो बोलो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी E बराबर, याद करो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला पढ़े हमने, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, याद है। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो वही रहेगा। तो लो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q मतलब आवेश, Q मतलब क्या आवेश, तो देखो आवेश कितना है Q, तो लेंगे यहाँ Q बटे आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी थी, यहां पर भी दूरी कितना है आर ही है, तो इसीलिए वही रहेगा, ठीक है। सेम जो जानते हैं तो वही फॉर्मूला लग गया, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं तो जरा ध्यान से देखो ई का जो मान आया विद्युत क्षेत्र का, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, यहां रख देंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो फाई बराबर ई है मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता, समीकरण 2 का मान ई का जो मान था यहां रखेंगे, रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय
आर स्क्वायर हो गया। ई का मान हो गया इनटू करेंगे, क्या है देखो तो 4 पाई आर स्क्वायर रख दिए। अब देखो कौन बन जा रहा है, 4 पाई से 4 पाई गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो देखो बचा क्या, तो हमारा बचा q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बचा। तो क्या गॉस यही बोला था, याद करो। देखो इस सतह के संबंध फ्लक्स का मान निकला, कितना निकला q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो इस सतह के अंदर आवेश कितना था q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूव हो गया हमारा गॉस का प्रमेय, आसान है। तो इसी के साथ ये जो है हम लोग का गॉस का प्रमेय कंप्लीट हो गया। अब सुनो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा गॉस का प्रमेय बताएं, तो जो डेफिनेशन लिखवाया था अभी थोड़ा देर पहले गॉस का प्रमेय का बोल बताना है, उसके बाद फिर बोलेगा इसे सत्यापित करें, क्या करें सत्यापित करें। तो सिंपल से ये सत्यापित कर देना, इस तरह करके फिगर बनाना, इस तरह करके प्रूव कर देना, आसान है। तो आज इतना ही, ये 5 मार्क्स का पूछेगा, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं बस, ठीक है। अब अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही।